हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंथम फॉर डूम यूथ के ऊपर, और इसका हम लोगों ने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर, जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। उसके अंदर मैंने बाकायदा क्लियर करवाया है कि एंथम फॉर डूम यूथ, इसके अंदर हम लोगों को, इस टाइटल में हम लोगों को क्या चीज़ दिख रही है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं और उनको नहीं पता कि टाइटल सिग्निफिकेंस का लेक्चर किधर है और उसमें मैंने क्या बताया, तो मैं उनके लिए दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप लोग यहाँ इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि एक सोल्जर है और मरा हुआ है, अनकॉन्शियस हालत में है, ठीक है। तो हम लोगों का टाइटल जो है यही सिग्निफाई कर रहा है कि एक ट्रिब्यूट है यंग सोल्जर्स के ऊपर जो इल फेटेड पीपल हैं। एंथम का मतलब बेसिकली ट्रिब्यूट होता है। डूम यूथ यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं इल फेट पीपल या डिस्ट्रॉयड यूथ या हमारे डेड सोल्जर्स या यंग सोल्जर्स जो वॉर के अंदर मर गए, ठीक है, उनके ऊपर जो ट्रिब्यूट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथम फॉर डूम यूथ। इस टाइटल से हम लोगों को ये पता चलता है। अब यहाँ पर क्या बताया कि एन एंथम इज़ ए सॉन्ग ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन। यहाँ तक पहले देखें कि एंथम का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से आप ऑनर कर रहे हैं या एक चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सोल्जर्स के ऊपर, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सिनेरियो देखें इसका, तो वर्ल्ड वार 1 के बाद ये लिखी गई थी पोएम, विल्फ्रेड ओवन ने लिखी थी, और उन्होंने एक तरह का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था वर्ल्ड वार 1 का। उसके अंदर वो बता रहे थे कि एक एंथम जो होता है वो जो ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा होता है यूथ को, उन डेड सोल्जर्स को, उसका क्या आगे वो फिर मतलब है। इस टाइटल के अंदर ये बताया जा रहा है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि ये टाइटल आयरॉनिक है। क्यों? क्योंकि जो प्रेज़ किया जा रहा होता है उनको, और जो सिंगिंग उनके लिए होती है या ऑनर दिया जा रहा होता है, ये उन लोगों को दिया जा रहा होता है, उस यूथ को दिया जा रहा होता है जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। द यूथ इज़ डूम्ड, डिस्ट्रॉय हो चुकी है यूथ। क्यों? क्योंकि दे हैव टू गो टू वॉर, उनको दोबारा वॉर पर जाना होगा। एक दफ़ा घर आए हैं वापस, अब दोबारा वापस जाना है उन्होंने, वेयर दे विल डाई, जहाँ उनको पता है कि वो मर जाएंगे। उनका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, ना ही कोई होप है फ्यूचर की। उनको नहीं पता कि हम वहाँ से सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके अलावा देयरफॉर दे हैव नो होप ऑफ ए ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर। तो यहाँ पर होपलेसनेस हम लोगों को दिख रही है। मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या मिल रहे हैं, सिंबलिज़म हम लोगों को कहाँ कहाँ दिख रहा है, इमेजरी हम लोगों को कहाँ कहाँ दिख रही है, और एनालाइज करेंगे। और पोएम को हम लोग लाइन टू लाइन समरी उसकी आज डिस्कस करेंगे, साथ थोड़ी सी थीम्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैशबैक दिया है कि टाइटल अगर आप लोगों को एक दफ़ा क्लियर हो जाता है तो आगे हम लोग इजीली डिस्कस कर सकेंगे। और मैं लिंक ऐड कर दूंगी इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है टाइटल सिग्निफिकेंस की, क्योंकि उसके अंदर मैंने 3-4 पर्सपेक्टिव बताए हैं कि इस टाइटल के अंदर हम लोगों को 3-4 पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं। और फिर हम लोगों ने आज के लेक्चर में लाइन टू लाइन समरी डिस्कस करनी थी, और पोएम को पढ़ने के बाद हम लोगों ने आज डिस्कस करना था कि बेसिकली कौन सा टाइटल सिग्निफिकेंस जो है वो एग्जैक्ट सूट कर रहा है हमारी पोएम को। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले ये रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों के टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर तो सेम स्लाइड्स ही चल रही हैं। इन पिक्चर से आप लोगों को पता चल रहा है कि वॉर के अंदर क्या हालात थे और किस तरीके से सिनेरियो चल रहा था। ये पोएम डिस्क्राइब कर रही है एक मेमोरियल ट्रिब्यूट टू द सोल्जर हु डाई इन वॉर, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था कि इस पूरी पोएम के अंदर हम लोगों को दिख रहा है लॉस ऑफ यंग लाइफ इन वॉर। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हॉरर ऑफ वॉर दिख रहा है, और इस पोएम के अंदर हम लोगों को दिखेगा कि ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है वॉर को। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी पोएम के बारे में, हम लोगों को पोएम के अंदर क्या क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे, साथ साथ लाइन टू लाइन समरी डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों की पोएम लिखी गई 1917 के अंदर। हम लोगों को पता है वर्ल्ड वार 1 के बाद का ये टाइम पीरियड है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के अंदर विल्फ्रेड ओवन ने पार्टिसिपेट किया था और उनके पास एक्सपीरियंस था
और रियलिटी बेस्ड उन्होंने वाक़यात हम लोगों के सामने रखे। और जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो वो ख़ुद भी ट्रॉमाटाइज़ थे और हॉस्पिटल के अंदर थे, और तब उन्होंने ये पोएम लिखी। उसके अलावा ये पोएम एक तरह की प्रोटेस्ट पोएम है। ये जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद भी क्लियर होगा कि ये कैसे प्रोटेस्ट पोएम है। उसके अलावा ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है वॉर को, कि वॉर जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रोमांटिसाइज़ किया जाए। ये अगर आगे हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को पता है हम लिटरेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर पढ़ रहे हैं, और जो हम लोगों ने रिसेंटली इसकी पोएम्स डिस्कस की हैं फ्यूटिलिटी को, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा कि वॉर जो है कैसी चीज़ है और एक हॉरिबल थिंग है ये। 14 लाइन पोएम है हम लोगों की। हम लोगों को पता चलेगा 2 स्टैंजाज़ हैं और ये एक सोनेट पोएम है, ठीक है। उसके अलावा राइम स्कीम अगर हम लोग इसकी देखें तो ए बी सी डी ई डबल एफ ई डबल जी, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। उसके अलावा टोन जो इसकी है, पहले तो हम लोगों को बिटर दिखती है, एंग्री दिखती है और आयरॉनिक दिखती है। उसके बाद देन इट इज़ फिल्ड विद इंटेंस सैडनेस एंड एन एंडलेस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। मतलब हम लोगों को यहाँ पर थीम हम लोगों को इस पोएम के अंदर एम्प्टीनेस की भी दिखेगी, होपलेसनेस की भी दिखेगी, सैड भी दिखेगी, मतलब हम लोगों को टोन के अंदर चेंजिंग भी दिखेगी। उसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेस का जिनका इस्तेमाल हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन हम लोगों को दिखेगी। आप लोगों को पता है पर्सोनिफिकेशन मतलब ऐसी चीज़ों को आप लोग एक वो दे दें जिससे वो लिविंग थिंग लगे। जिस तरह मैं बोलूँ कि जो है आपका टेबल बहुत खुश हो रहा है, जिसके ऊपर आप बैठ के काम कर रहे हैं, और आप की जो पेंसिल है वो बहुत खुश हो रही है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उससे आप नोट्स ले रहे हैं जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। आपकी कॉपी बहुत खुश हो रही है जिसके ऊपर आप लोग लिख रहे हैं, इस तरह का, ठीक है। सिमिली आप देखेंगे इसके अंदर के जिस तरीके से सिमिली की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप लोग किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं कहूँ कि ये लड़की इसी तरह खूबसूरत है जैसे एक गुलाब का फूल, इस तरह, ठीक है। मेटाफर भी सिमिली की तरह होता है। आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं और इसके अंदर एज और लाइक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जिन दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे होते हैं वो दोनों एक जैसी नहीं होती हैं, जिस तरह सिमिली के अंदर होता है, ठीक है। उसके अंदर तो हम लोग एक तरह से कह रहे होते हैं ना कि ब्रेव एज ए लाइन, तो इस तरह मेटाफर के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ये आप पोएम पढ़ते हुए देख लेंगे। उसके अलावा हम लोगों को क्या दिखता है कि हॉरर ऑफ वॉर इज़ द मेन थीम ऑफ एंथम फॉर डूम्ड यूथ। के हॉरर ऑफ वॉर मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर या इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर जो हुए वो हम लोगों को इस एंथम फॉर डूम्ड यूथ के अंदर हम लोगों को एक मेन थीम दिख रही है। लेकिन यही इनफ नहीं है, यही मेन थीम नहीं है, हम लोगों को इसके अंदर रिलीजन वर्सेस वॉर भी दिखेगा कि रिलीजन जो है, यानी कि रिलीजन इस तरह लगा लें आप लोग, जो हम लोग रिलीजन के नाम पे अपने यूज़ करते हैं ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, उनको हम लोग इसके अंदर लेंगे रिलीजन के अंदर, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे वॉर के वर्सेस, मतलब ये आमने सामने होंगे कि किस तरीके से वॉर जो है और ये रिचुअल और ट्रेडिशंस जो हैं इनके अंदर कैसे प्ले कर रहे हैं अपना रोल। उसके अलावा इट क्रिटिसाइज द यूजुअल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड ट्रिब्यूट यूज्ड टू ऑनर पीपल हु हैव डाइड इन वॉर। अब ये क्रिटिसाइज हम लोगों को दिखेगा पोएम के अंदर किया जा रहा है उन रिचुअल्स को या उन ट्रिब्यूट को जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑनर देने के लिए उन लोगों को जो वॉर के अंदर मर जाते हैं। एक तरह का हम लोग ऑनर पेश कर रहे होते हैं कि ये लोग मर गए या ये वो, लेकिन एक तरह का हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव का होता है। ये अब हम लोगों का जो राइटर है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग मॉकरीज कर रहे होते हैं, ये आप लोग पोएम पढ़ते हुए भी देखेंगे। तो ये इस तरह की हम लोगों की कुछ पोएम है। उसके अलावा दिस पोएम प्रेजेंट्स मेमोरी, काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड एज मोर फिटिंग मेमोरियल्स। उसके अलावा जो हम लोग मेमोरीज यूज़ करते हैं या मेमोरियल यूज़ करते हैं चीज़ें, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप लोग काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो मोर सूटेबल हो, ठीक है। ये आगे हम लोग और देखते हैं पोएम पढ़ते हुए। बेसिकली यहाँ पर उन लोगों ने ये बताया कि जिस तरीके से हम लोग रिचुअल्स को यूज़ करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा कि जब एक नॉर्मल बंदा मरता है तो उसको प्रॉपर हम लोग फ्यूनरल उसका होता है, चर्च के अंदर जाके वो कोरस वगैरह वो कुछ सिंगिंग वगैरह होती है उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए या इस तरह की चीज़ें।
तो वॉर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वॉर के अंदर क्या होता है कि लोग मर जाते हैं और वो लोग क्या सुन रहे होते हैं उस वक्त, गन की फायरिंग और जो उनके आसपास बैटलफील्ड के अंदर हो रहा होता है वो सब कुछ। तो उनको इस तरीके से प्रॉपर अलविदा नहीं किया जाता। उनके आसपास कानों के वो जो एक यहाँ पर पोइम के अंदर यूज़ किया है वर्ड कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक टाइप होता है जो वॉर के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है कि जब सोल्जर मर जाता है तो उसके कान के पास इस तरह इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से उसने उसको कंपेयर किया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मेटाफर या सिमिली। तो उसके अंदर वो इस तरीके से वो यूज़ करता है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है जिससे एक ग्रीफ का एलिमेंट आता है। सोल्जर याद कर रहा होता है कि वो क्या ग्रीफ अपने चाहने वालों के ऊपर छोड़ कर जा रहा है और वो ख़ुद भी मर रहा होता है और उसको प्रॉपर इस तरह उसका फ्यूनरल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से इसको कंपेयर करें, सेकंड स्टेंजा के अंदर हम लोगों को चीज़ मिलेगी। तो लाइन टू लाइन समरी देखते हैं, फिर आप लोगों को और क्लियर होगा। ये एक तरह का मैंने ओवरव्यू दिया कि हम लोगों की पोइम के अंदर बेसिकली एक ढांचा क्या है पोइम का हमारा, फिर आप लोगों को ताकि पढ़ते हुए क्लियर हो कि क्या क्या हो रहा है।